स्क्रीन बहुत दूर है, थोड़ा सा नजदीक है। क्या हुआ? स्क्रीन दूर है। ये थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि ये जिस पे लिखा जा रहा है बोर्ड। बताइए बताइए, अर्षित भैया बताइए क्या दिक्कत है। सर मेरी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिक्कत है। चंद्र प्रकाश जी, क्या क्या बता रहे थे? स्क्रीन बहुत दूर हो गई थी, थोड़ा स्क्रीन नजदीक हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए आइए देखिए। ठीक भाई, तो हम लोगों ने यहाँ तक स्टार्ट किया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते। सब लोग थे? कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। आप नहीं आए थे? ठीक है, देखिए। ठीक है, अभी सबको समझ में आएगा। आप लोग अपना जो माइक है ना उसको म्यूट कर दीजिए, है ना? जी हाँ, सही है, आप सही है। ठीक है, देखिए सर, तो नंबर सिस्टम में स्टार्ट किया था, और आप जानते हैं कि आपके पेपर में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो इसमें कई सारे सेगमेंट हैं, हमने आपको सिलेबस भी लिखाया था इसमें, है ना? उसको आप देखिएगा सिलेबस को। बाकी जो शुरुआत से चीजें उसको रिवीजन करवा देते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको एक चीज बताई थी, इसका जो सिस्टम है वो क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टोटल इसमें डिजिट्स कितने होते हैं? देखिए ध्यान से, टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 10 होते हैं ना? कितने होते हैं? 10। इसीलिए इसको हमने क्या बोला था? दशमलव पद्धति बोला था, है ना? 0 से लेके 9 तक, तो 1 से 9 तक टोटल 9 अंक हो गए, और एक 0 हो गया, तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए? 10। इसलिए इसको बोलते क्या है? डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, यानी कि दशमलव पद्धति। अभी इसमें माइक म्यूट नहीं हुई, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, लग रहा था मुझे। अभी एक ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ बातें हमने समझी। सबसे पहली बात हमने एक समझा दी है आपको कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमने बताया था आपको, है ना? तो नेचुरल नंबर के बारे में आप बताएंगे क्या होते हैं। मैंने कहा था ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं, उन्हें क्या कहते थे? प्राकृतिक संख्या। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या होगी आपकी, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। पहली बात। दूसरी बात हमने सीखी थी क्या? पूर्ण संख्याएं। एक बार रिवीजन करवा रहा हूं। पूर्ण संख्याएं जिनको आप क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से, और कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तीसरी बात हमने आपको बताई थी पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर, आपको पूर्णांक बताया था। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो मैंने एक सवाल ये पूछा था आपसे कि चिन्ह के आधार पर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। चिन्ह मतलब आपने कहा था सर 2 प्रकार की होती हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। हाँ, ठीक है ना? तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो इंटीजर होते हैं उसमें 3 कैटेगरी, 3 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? एक होती है पॉजिटिव यानी धनात्मक, एक होती है नेगेटिव यानी ऋणात्मक, और तीसरी होते हैं न्यूट्रल नंबर यानी 0। तो यहां पर जो इंटीजर है, इंटीजर में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? पहली, आपकी सारी की सारी पॉजिटिव आ जाएंगी। दूसरा, सारी की सारी क्या आएंगी? निगेटिव आ जाएंगी। और जो तीसरी कैटेगरी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो आपसे कभी कोई पूछे कि पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, तो आप बता देना इंटीजर क्या होते हैं?
इसमें पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, और इसमें क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यानी यूं कह दो कि इंटीजर यानी पूर्णांक में दुनिया के सारे नंबर आ जाते हैं, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं जो इंटीजर में नहीं आएगा। चलिए, अब ये जो मैंने इतना पढ़ाया था ना, इसको मैं आपको एक ही साथ सारी बातें यहां बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। थोड़ा आप समझिएगा इसको। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये हमारे हैं नेचुरल नंबर। इनको आप क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अभी तक जितना कुछ आपने पढ़ा सब यहीं पर रिवीजन हो जाएगा, इसी में एक ही कंसेप्ट से। ये होती क्या है, अभी आपने देखा कि एक से प्रारंभ होकर और कहां तक जाती हैं, अनंत तक। ठीक है, दूसरा, इसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है, इसके बाद आती है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं की। ऊपर लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती हैं और ये जाती कहां तक है, अनंत तक जाती हैं। अब लास्ट जो बचा है उसको समझ लीजिए तो काम खत्म हो जाएगा यहां से। ये क्या हो जाएंगे, अभी आपने देखा ये है इंटीजर, इसको बोलते हैं क्या, पूर्णांक। ये है पूर्णांक। और शुरू कहां से होंगे, ये भी आपने देखा कि 1 2 3, ये है अनंत तक। ये कौन से हो गए, सारे के सारे धनात्मक हो गए। इसके बाद इसमें हम क्या शामिल कर दें, जीरो। तो ये हो गए कौन से, होल नंबर। और अब बचे कौन से हैं, माइनस वाले, -1 -2, और ऐसे 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 आएंगे और यहाँ माइनस इनफाइनाइट होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जितना कुछ अभी तक मैंने पढ़ाया वो सब इसमें समझ सकते हो। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक अगर जाते हैं तो ये सारे नंबर इसमें आ जाएंगे, इसी को इंटीजर बोला जाता है। अब यहां से क्या समझना है आपको, पूरी टेबल से इसको जरा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप देखो, सबसे छोटा कौन सा है, नेचुरल नंबर। उसके बाद किसकी बारी आती है, होल नंबर। और उसके बाद सबसे बड़ा कौन है इसमें, इंटीजर। बड़ा छोटा का मतलब क्या है, इसको कंपैरेटिवली कैसे पढ़ेंगे वो समझना है आपको। अगर मैं कहता हूं, ध्यान देना, मैं कुछ कथन यहां से पूछूंगा और आपको आंसर करना है ये सही है गलत है। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्या ये बात सही है कि गलत है, बताइए। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये बात सही है कि गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि सभी प्राकृतिक यानी सभी नेचुरल किसके अंतर्गत हैं, होल नंबर। आप सर्कल देखिए ना, ये सर्कल छोटा है ये बड़ा है, तो सारे छोटे बड़े हैं कि नहीं है, यानी जो होल नंबर है किसके अंतर्गत है, प्राकृतिक जो है वो पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। दूसरा, क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं, होते हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं किसके अंदर हैं, पूर्णांक के अंदर कहें तो हम कह सकते हैं। इस तरह मैं कह सकता हूं कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो ये, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं क्या कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हैं, है ना। ऑल द होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि जो जीरो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसका मतलब सिंपली आप इस तरीके से देखिए, डायग्राम के हिसाब से देखिए। जो छोटी चीज होती है वो सारी छोटी बड़ी होती है, समझ में आएगा, लेकिन सारी जो बड़ी होती है वो छोटी
नहीं होती। तो थोड़ा ऐसे, तो आप समझ गए होंगे इस बात को। तो ये मैंने अभी तक कितना पढ़ाया है, समझाया है, यहाँ तक हो गया। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आपको शायद वहां पर अभी आपको भाज्य भाज पढ़ानी है, तो ये आपने लिख लिया ऐसे, तो ऐसे बनाइएगा, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा कुछ इसमें, बिल्कुल ऐसे पैटर्न वाइज रिवाइज हो जाए। ठीक, अच्छा चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिखा रहे थे अभाज्य संख्या, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर, ठीक। तो मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर, इनको हिंदी में कभी कभी रूट भी बोल देते हैं। ऐसे नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना होते, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ऐसे नंबर जो जो केवल, यानी ओनली जो केवल, मैंने आप लोगों को लिखाया भी था, जो केवल एक व स्वयं, यानी वन एंड इटसेल्फ, ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, जो केवल एक और स्वयं से क्या होते हैं? स्वयं से विभाजित होते हैं। इसका मतलब एक बात और आप समझते हैं कि दुनिया का हर एक नंबर एक और स्वयं से तो डिवाइड ही होता है ना? दुनिया का हर एक संख्या एक और स्वयं से डिवाइड होती है, लेकिन अगर जो नंबर केवल एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो, उन्हें क्या कहा जाता है? नहीं, अभाज्य कहा जाता है। अब आइए, हमने कुछ यहां पर एग्जाम्पल भी लिखे थे, उसको लिख लेते फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली संख्या बताइए, प्राइम नंबर कौन सी है बताइए, बोलेंगे आप लोग? यस, इसको याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पहली प्राइम बताइए। तो पहली प्राइम क्या है? दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, सात के बाद 11, उसके बाद 13, फिर उसके बाद 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। इतने नंबर आपको समझ के रखने, बहुत कठिन नहीं है, एक दो बार आप पढ़ेंगे इनको, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट इतने नंबर आपको पता होने चाहिए। तो नंबर सिस्टम में जितना कुछ आप पढ़ रहे हैं, उसमें अभाज्य संख्याओं का बहुत बड़ा रोल है। कि यहाँ से 4-5 सवाल बन सकते हैं, तो उनकी बारी बारी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई, अभाज्य संख्या क्या होती है? इनका दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। दूसरा नाम है रूढ़ संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, जो नंबर केवल किसे एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अभाज्य या रूढ़ संख्या कहा जाता है। अब भाई बारी बारी से सारे क्वेश्चन में आपको यही नोट करा दे रहा हूं कि सवाल कैसे, उससे बाहर सवाल नहीं आएगा, सारे सवाल यहीं पर लिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेगा, प्रथम अभाज्य संख्या, फर्स्ट प्राइम नंबर, है ना? फर्स्ट प्राइम नंबर। मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ और हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हिंदी वालों की संख्या थोड़ा ज्यादा है। दोनों चीज लिखूंगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा। मैं एक हिंदी में लिख देता हूँ और इंग्लिश में बोल देता हूँ। फर्स्ट प्राइम नंबर। दूसरा क्वेश्चन, इवन इंटीजर। आपको बताना है, यहां लिखा है प्रथम अभाज्य संख्या, फिर आपको लिखना है, ऐसा करो, ऐसे लिखो, प्रथम प्रथम ऋणेतर अभाज्य लिखो पहले, प्रथम ऋणेतर अभाज्य। फर्स्ट नॉन फर्स्ट फर्स्ट नॉन नेगेटिव, फर्स्ट नॉन नेगेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, यहां पर
फर्स्ट नॉन नेगेटिव प्राइम नंबर। तीसरा क्वेश्चन, कम 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 अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। फाइंड द 3 डिजिट लीस्ट प्राइम नंबर। 3 डिजिट लीस्ट प्राइम नंबर। थ्री डिजिट लीस्ट प्राइम नंबर बताना है। और अगला लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। ये वो इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। प्राइम नंबर से इतने सवाल बनते हैं, मेन सवाल हैं। इसमें से आप बताइए, फटाफट आंसर करिए। सब लोग आंसर करिए और आंसर जरा करिए भी, बताइए कितना आ रहा है इसका। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2 आंसर आएगा आपका 2 आंसर है। तो प्रथम ऋणेतर अभाज्य संख्या क्या है, बताइए सब लोग बताइए, किसने बताया आंसर किया है। देखिए ध्यान से, पहले हिंदी हो जाएगी। हाँ जी बताइए बताइए। हाँ जी बताइए। अच्छा आंसर बोल रहे हैं। देखिए इसका भी आंसर कितना होगा, 2 होगा। देखो ध्यान सुनिएगा, ये जो ऋणेतर लिखा है ना, ऋणेतर, इसका मतलब ऋण के इतर, मतलब जो ऋणात्मक ना हो। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि धनात्मक यानी पॉजिटिव ही पूछा है। अच्छा थोड़ा सा कभी कभी जैसे हिंदी में आपको नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव, यानी जो नॉन नेगेटिव हो फिर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साफ साफ 2। दूसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गणित में, वो समझिएगा। ये 4 बातें आप समझिएगा। जैसे कभी भी हम आपसे कहें सम संख्या, हम आपसे कहते हैं विषम संख्या, हम आपसे कहते हैं भाज्य, हम आपसे कहते हैं अभाज्य। ध्यान दीजिएगा, इवन, ऑड, कंपोजिट और प्राइम, इनका कैलकुलेशन कभी भी नेगेटिव नंबर में नहीं होता है। इनका कैलकुलेशन कभी भी नेगेटिव नंबर में, ये इनका कैलकुलेशन कहाँ होगा, इनका कैलकुलेशन ऑलवेज कहाँ होगा, वो नेचुरल नंबर में होगा। कहाँ होगा,
प्राकृतिक संख्या में होगा। और आप जानते हैं जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जो सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं तो कभी भी इनकी बात आए वो नेगेटिव हो ही नहीं सकते हैं। अगर कभी कोई आपसे कहे क्या ये सम संख्या है, नहीं है, ये सम संख्या, माइनस का नंबर इन कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन अब जैसे मान लो कोई आपसे ऐसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें ऋणात्मक सम कौन है, वो अलग बात हो गई, जबरदस्ती करने के लिए बात हो गई। लेकिन इन चारों की गणना कभी भी माइनस में नहीं की जाती, कहां की जाती है, ऑलवेज पॉजिटिव में। इसीलिए आपसे जब कोई चीज पूछी जाती है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर की एक ही डेफिनेशन है, क्या, कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनका काम काउंटिंग करना होता है, गणना करना होता है। तो आप बताइए क्या कभी हम काउंटिंग माइनस में करते हैं, नहीं, जो चीज है वो प्लस में होगी, है कि नहीं। तो नेचुरली काउंटिंग प्लस में की जाती है, समझना। इसीलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्या होती है जो काउंटिंग के लिए की जाती है, समझना की बात आपको। तो ये क्या लिखा है, ऋणोत्तर संख्या लिखा। खैर आगे आइए, समअभाज्य संख्या क्या है, इसका भी मान कितना है, 2 है। यहां देखो ध्यान से, इस टेबल को जब देखेंगे आप ध्यान से, इसमें 2 को अगर छोड़ दें एक्सेप्ट 2, 2 के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं, विषम होते हैं। लेकिन 2 ही एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, तो 2 की बहुत कई सारी खास बातें हैं। 2 इकलौता सम प्राइम नंबर है, सबसे पहली सम संख्या 2 है, 2 ही इकलौता सम है, बाकी 2 के अलावा सारे के सारे क्या है, ऑड यानी क्या है, विषम है। ठीक, आगे आइए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपका एग्जामिनर ना सवाल अपने आप से नहीं बनाता है, किसी बुक से उठा के देता है ना प्राइम नंबर पे, तो सबसे पहले यही सवाल आपको मिलेगा। अब प्रथम 5 है तो आप जोड़ लो यहां पर, प्रथम 5 कौन कौन से हैं, देखो भैया जोड़ो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, तो जोड़ लो। तो इनका एडिशन कितना आ जाएगा, 20 कितना आएगा, 28 आएगा। क्लियर, डन। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको बेटा याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 100 कितना होता है, 100 है ना, तो ये होगा 101, सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी या 3 अंकों की सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, 101। ठीक, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। ये क्वेश्चन आप बताइए कितना आंसर है इसका, कमेंट कर दिया करिए आप लोग, मैं देख रहा हूं, ठीक है, कमेंट कर देंगे आप लोग, जिसका भी आंसर आ जाए कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, कह रहा हूं कमेंट कर दीजिएगा, आप बोलिएगा नहीं, ठीक, बोलने से क्या होता है थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना, जब कभी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो आपको तब आप बोलिएगा, ठीक है। बोलने से यहाँ पूरी आवाज गूंजने लगती है, सब लोग डर जाते हैं क्या हो गया। तो आपको जब कोई विशेष दिक्कत हो तब आप बात बोलिएगा, बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा, ठीक है भाई। आइए जरा इसमें करो, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। चलिए हम देख लेते हैं, यहीं पर कर लो, है ना, ये जोड़ लो। तो 9 कहां तक आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 तक होगा, बस इसी को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो गणित में जोड़ने कई सारे तरीके हैं, ठीक है। अभी आपके पास ज्यादा आपका कैलकुलेशन पावर नहीं, तो आप ऐसे जोड़ लिया करो, देखो ध्यान से देखो, तो ठीक है, देखो यहाँ पर 23 और 17 को जब जोड़ते हैं ना तो कितना आना चाहिए, आप बताइए, 40 आएगा, ओरल हो जाएगा। 23 और 17 कितना होता है, 40 होता है। अब 19 को 11 में जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 30 आएगा।
13 को 7 में जोड़ो कितना आ जाएगा 20। देखो 40 30 70, 70 20 90, 90 हो गया। 40 30 70, 70 20 90 और 5 3 8 2 कितना 10। तो ये 100 हो गया पूरा। टोटल कितना हो गया 100। और कितने थे तो आ जाए 11 सही 1 बटे कितना 9 लोग थे। कितना आ जाएगा 11 सही 1 बटे कितना आ जाएगा। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक दो बातें यहां से और लिख लेते हैं, जैसे आप जरा समझेंगे ध्यान से। जैसे एक दो बातें हो, ज्यादा नहीं। एक से कोई पूछे आपसे 100 तक कितने प्राइम होते हैं, 1 से 100 तक कितने प्राइम होते हैं। प्राइम नंबर तो अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है कितनी होती है 25 होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है 25 होती है। हालांकि इस बात के पूछे जाने के बहुत कम आसान है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला एक ये भी है आपका। दूसरा 1 से लेके कहां तक 50, 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने हैं, क्या आते हैं 15। कितने आते हैं 15। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये कहते हैं कि सर 1 से 100 तक तो 25 है, 1 से 50 तक तो कितने हो गए 15 हो गए, तो अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि 50 से 100 के बीच में कितने होंगे 10 होंगे। तो इंफॉर्मेशन को लिखना थोड़ा कम है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि चीजें कम लिखनी पड़े, थोड़ा दिमाग ज्यादा हमारा चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई भी सवाल हो आप 2-4 बार अपने आप से, तैयारी की यही मतलब है कि 2-3 बार अपने आप से क्या करेंगे 2 से लेकर के कहां तक 47 तक, है ना। 2 से लेकर के यानी 1 से 50 तक जो प्राइम नंबर आप लिखते हैं 2 से 47 तक, इनको आप थोड़ा 2-4 बार लिखोगे ऑटोमेटिक ये आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास ट्रिक बहुत है, हम बता देंगे, ट्रिक से मतलब नहीं आप भूल जाओगे। ठीक है, तो उन ट्रिकों का नहीं है कि यहां से इतने तक इतनी होती, वो भूल जाओगे, सब याद ही नहीं हो पाएगा। हम लोग इतने दिन से नहीं याद होता है, समझ रहा है। तो फालतू की ट्रिक नहीं याद करना, आपको वो चीज रखना जो एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए, हम पहले से उसका एप्लीकेशन समझ पाए, बस ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो ये रही प्राइम नंबर पूरी समझ में आ गई है। तो हमने आपको बताया था कि यहां पर मेनली 2 प्रकार के नंबर हैं। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप जरा एक और जवाब मुझे दीजिएगा कि बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी, विभाजकता के आधार पर संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। समझ रहा है आपको, विभाजकता के आधार पर संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। जैसे कोई संख्या 1 अंक से डिवाइड होती है, कोई 2 से होती है, कोई 3 से होती है, कोई 3 से ज्यादा से होती है। तो इस आधार पर संख्याओं को कितनी कैटेगरी आप डिवाइड करेंगे। तो मैं थोड़ा सरल कर देता हूं, अभी आपको समझ नहीं आया। समझ में मैं कहता हूं बेस्ड ऑन फैक्टर, कि संख्या के जो फैक्टर होते हैं, किसी के कितने फैक्टर होते हैं, इस आधार पर संख्याओं को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैटेगरी कितनी बनती है 3। कौन कौन सी। पहली तो आपने पढ़ ली है, एक आपने पढ़ लिया अभाज्य की, तो पढ़ लिया आपने। अभाज्य में यहां पर फैक्टर कितने होते हैं 2। कौन कौन से, एक होता है और क्या होता है, पहली बात समझ में आ गई। प्राइम नंबर की कैटेगरी आपको समझ में आ गई। यहां पर फैक्टर कितने होते हैं 2, 1 एंड इटसेल्फ। नेक्स्ट दूसरा, अब आएगा यहां पर भाज्य, ये प्राइम है। अब क्या आएगा, भाज्य को हम कंपोजिट बोलते। अब यहां कैटेगरी कितनी होती है, यहां 2 से ज्यादा होंगी। 1 इटसेल्फ, 1 इटसेल्फ यानी स्वयं, और मोर, या इसको हम अदर भी बोल देंगे, अन्य। तो अभाज्य में सिर्फ 2 रहती हैं, और भाज्य में क्या रहती हैं 2 से
ज्यादा रहती है। एक कैटेगरी और बनती है, कभी आपने सोचा है? इकलौता क्या है? एक। एक का फैक्टर क्या होता है? केवल और केवल क्या होता है? एक होता है। तो कैटेगरी कितनी हो गई? कैटेगरी हो गई, बात समझ आ गई आपको? तो इधर देखिए ध्यान से, इस आधार पे हम लोग पढ़ेंगे ना तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इधर देखिए, हमने ये पढ़ लिया। अब हुआ लग रहा है क्या? क्या मार्कर का, क्या बैकग्राउंड का? अच्छा, अच्छा, नहीं येलो से सही आता होगा, उससे व्हाइट से सही आता होगा। चलिए ठीक है, इधर देखिए, तो आप जरा उसको देखिए, कंपोजिट को देखिए। कंपोजिट में, तो कंपोजिट में कम से कम कितने फैक्टर होंगे? 3। और यहाँ एक का कितना फैक्टर होगा? तो इसके आधार पर पढ़ लेते हैं। एक तो आपने पढ़ लिया है। दोबारा दोबारा आप देखिए, जरा भाज डालिएगा हेडिंग आप, दोबारा डालिए भाज, ठीक लगेगा। ध्यान दीजिएगा, भाज का दूसरा नाम क्या है? एक मिनट रुक जाइए, इधर देखो भाई, अभाज्य के ऊपर इंग्लिश में लिख दिया था प्राइम, है ना? क्या लिखा है? प्राइम नंबर। देखो, ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है, ये स्वयं है, ये एक फैक्टर है। यहां पर था भाज्य यानी कंपोजिट, कंपोजिट का एक होता है फैक्टर, स्वयं तो होता ही है। और ये लिखा था मोर यानी दो से ज्यादा जिसके फैक्टर होंगे वो क्या होगा? भाज्य होगा। और इधर वन है, वन का इकलौता फैक्टर एक होता है। ठीक है, आइए यहां पर भी डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान होते हैं। इधर देखो भैया, भाज्य को हम क्या बोलते हैं? भाज्य का दूसरा नाम देखना क्या होता है? दूसरा नाम होता है, हिंदी में देखेंगे पहले, भाज्य का दूसरा नाम है संयुक्त संख्या। तीसरा नाम होता है इसका यौगिक संख्या। ये यौगिक संख्या, ठीक है। इसको हम लोग, देखिए इंग्लिश में ना अच्छी बात है, इंग्लिश में एक ही शब्द है इसके लिए, कंपोजिट नंबर, ठीक है। हालांकि इसको डिविजिबल भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। तो आपसे कोई पूछेगा तो एक ही पूछेगा, अच्छी बात है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये यहां पर हिंदी में ऐसे लिख लेंगे, जिन संख्याओं के, आप लिख लीजिए ना, मैं बोल देता हूं क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा, मैं दोनों में। हाँ, ठीक है। जिन संख्याओं के दो से अधिक फैक्टर होते हैं, जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, उन्हें संयुक्त संख्या कहते हैं। द नंबर हैविंग फैक्टर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर या एटलीस्ट 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर और एटलीस्ट 3 फैक्टर, कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्लियर है? कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या योग्य संख्या कहा जाता है। अच्छी बात है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है और इसके अलावा कोई सवाल नहीं। एक सवाल, अच्छी बात है, एक ही बनेगा। यहाँ सिर्फ आपसे पूछेगा कोई, अभी आप सवाल, अभी आप समझिएगा, पहले आपसे कोई पूछेगा कि प्रथम अभाज्य, सॉरी अभाज्य नहीं, क्या भाज्य ना, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रथम भाज्य या प्रथम संयुग्म या प्रथम यौगिक, प्रथम भाज्य संख्या बताइए। प्रथम भाज्य संख्या बताइए। अभी थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि लाइटिंग थोड़ा सही नहीं हो पाई, धीरे धीरे जब इसको समझ लिया जाएगा ना तो सही हो जाएगा।
हालांकि नेचुरल लाइट बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उसका थोड़ा सा हम लोग सिस्टम नहीं बन पा रहा है सही से। बताइए कितना हो गया, इसका आंसर क्या होगा? अब देखो, अब आप अगर पढ़ रहे हैं, सारे नंबर का हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। कैसे? देखो ध्यान से, इसका आंसर देने के लिए पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम एक तरफ से नंबर लिख लेते, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जरा ऐसे लिख लेते हैं। अब जरा कैटेगरी वाइज डिवाइड करो। यहाँ देखो, अब आपसे मैं कहता हूं 1 क्या है? ये क्या है? भाज्य है, अभाज्य क्या है? तो आप कहेंगे सर भाज्य होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए? कम से कम कितने फैक्टर चाहिए? कम से कम 3 चाहिए। 2 से ज्यादा चाहिए ना? तो भाज्य होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, और अभाज्य होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए? 2, है ना, एक और स्वयं। तो क्या एक के पास 2 फैक्टर हैं? नहीं, ना 2 से ज्यादा है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाता है कि जब 1 के पास ना तो 2 फैक्टर हैं, ना तो 2 से ज्यादा हैं, इसलिए 1 क्या है? इसलिए 1 क्या है? लाइट की इशू आ रहा है क्या सर? समझ रहे हैं आप क्या? 1 जो होता है, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो पहला, अब यहां से देखो, ये तो आपने पढ़ रखा है ना, 2 और 3 क्या है? ये अभाज्य। 2 और 3 क्या है? अभाज्य। तो देखो, अभी आपने पढ़ाई 2 और 3 अभाज्य, अब बचा क्या? तो पहली भाज्य संख्या आपके अनुसार क्या होनी चाहिए? 4। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है? बात को रटना तो नहीं है भाई, क्योंकि आपने ही अभी पढ़ा है कि 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 3 के बाद क्या बचा? 4, और 4 क्या है? कंपोजिट। क्लियर होगी बात भाई? चलो, ये हो गया। तो यहां पर लिख लेते हैं, थोड़ा एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। जो यहां पर लिखा है ना अपनी भाज्य संख्या, अब आप लिखेंगे, जरा समझ में आएगा आपको। 4 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? 6 8 9 10 12 15 16 18, इस तरह ये सब नंबर क्या हो जाएंगे? ये सब नंबर भाज्य, कंपोजिट या संयुक्त संख्याएं हो जाएंगी। ठीक भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको भाज्य भी समझ में आ गई, अभाज्य भी आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखेंगे, नोट लगा करके लिखेंगे। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिखेंगे, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, या ना तो भाज्य है ना ही, ये ऐसे ही आएगा। तो आप इसको ऐसे लिखना है, वन इज नीदर प्राइम नॉर क्या है। अब कोई कहे कि बस सर वन है क्या? तो आप बताइए वन क्या है? क्या कहेंगे? वन क्या है? प्राकृतिक संख्या। सही बात है, वन क्या है? प्राकृतिक संख्या। वन एक पूर्ण संख्या है। ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। और सबसे पहले अच्छी चीज क्या है कि वन जो है, वन वो प्रथम, फर्स्ट, प्रथम क्या है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। होती कि नहीं होती? तो वन होती, वो प्रथम क्या होती? फर्स्ट ऑड नंबर के अंतर्गत आती। चलिए, यहां तक हो गया समझ में? तो ये हमारी नंबर की जो कैटेगरी थी यहां पर खत्म हो रही। अब आगे थोड़ा बढ़ेंगे और आपको चीजें बताएंगे। नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये कोई नहीं। उसमें जहाँ बहुत सी संख्याएं हो जाती है ना, अगर कोई पूछे तो बहुत आसानी बता सकते, उसमें तो लिखने हैं। यहाँ कोई नहीं, यहाँ सिर्फ पहली संख्या है। और मान लो अगर कोई आपसे पूछता है, तो आपको सारी तो पता ही है भाई। आपको पता है कि सम क्या होती है भाई। देखो, एक चीज समझिएगा पहले, इन सारे सवालों का जवाब एक ही है। जब आप नंबर लिखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस पे, 1 2 3, मान लो 10 तक आप नंबर लिखो,
या तो नंबर, ध्यान देना, जो जब नंबर हम लिखते हैं, खासकर जो हम प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं, या तो नंबर हमारा क्या होगा, या तो हमारा नंबर इवन होगा या हमारा नंबर क्या होगा। अब देख लो, आधे नंबर इवन होते, आधे क्या होते हैं। अब आपसे कोई ये कह दे कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने ऑड होंगे और कितने इवन होंगे, तो आप कहेंगे सर 50 इवन होंगे, 50 क्या होंगे, ऑड हो जाएंगे। अच्छा, अब ध्यान देना, जैसे कोई आपसे कहते 1 से 100 तक कितने संयुक्त यानी भाज्य संख्याएं हैं, तो बस आप क्या करना, जब आप 1 से स्टार्ट करते हो, ध्यान देना, अब इसमें इसमें होता क्या है कि जब हम भाज्य, हमसे कोई पूछता है तो हम अभाज्य निकाल दें, बाकी सब क्या बच जाएंगी, है ना। इसलिए हमको पहले आपको बता दिया कि 1 से 100 तक इतनी प्राइम होती हैं और इतनी होती हैं, तो बहुत आसानी से आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। आप चलिए, ये हो गया। अब आगे एक कैटेगरी आपको बता देते हैं, एक है सह अभाज्य संख्या। इससे एक सवाल बनता है डायरेक्ट, वो लिख लो, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, ठीक, को प्राइम नंबर। देखिए बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, एक सवाल आने के यहां से चांस रहते हैं। सहभाज्य क्या है, देखो ध्यान से, पहले अपना इसको इतना पढ़ो, ये क्या लिखा है, अभाज्य, और सह मतलब क्या लिखा है साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो प्राइम नंबर यानी दो अभाज्य संख्याओं को एक साथ लिख दें तो क्या वो प्राइम सहभाज्य हो जाएंगी। कैसे, ध्यान दो, इधर देखो ध्यान से, अगर 3 और 2, 2 और 3 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों को एक साथ लिख दो तो क्या ये को प्राइम बन जाएंगी, बन जाएंगी। एक और ले लो, जैसे मैंने लिखा है पर 17 और हमने लिखा है 23, ये दोनों प्राइम है, दोनों को एक साथ लिख दिया, क्या हो गई, को प्राइम। सहभाज्य, सह मतलब साथ में, अभाज्य मतलब अभाज्य, साथ में लिख दिया अभाज्य को, इन दो अभाज्य को अगर साथ में लिख दोगे तो वो क्या हो जाएंगी, सहभाज्य हो जाएंगे। दूसरा, जैसे हमने लिख दिया 29 और 53, ये दोनों क्या है, को प्राइम। लेकिन सदैव ये बात सही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी सही हो सकता है। क्या सही होगा, इधर देखो, जैसे मैंने यहां लिखा 17 और मैंने ये लिखा 15, तो 17 और 15 भी एक को प्राइम है। देखिए ध्यान से, 17 और 15 भी एक क्या है, को प्राइम है। क्यों, अब आप कहेंगे सर ये तो प्राइम नंबर है नहीं। देखो ध्यान से, अगर दो प्राइम नंबर को एक साथ लिखोगे तो वो तो को प्राइम होंगे ही होंगे। अब को प्राइम का मतलब यहां क्या, ध्यान देना, अगर दो संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं है, एक तो कॉमन होगा ही, दो नंबर में या दो से अधिक नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। कैसे, ऊपर से आओ, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन है नहीं, कॉमन का मतलब है फैक्टर कोई कॉमन तो नहीं है। 17 और 23 में कुछ कॉमन है नहीं, क्या ऐसी कोई संख्या है जो 17 और 23 को एक साथ काटे, नहीं है, क्योंकि दोनों प्राइम है। ऐसा कोई नंबर है जो 29 और 53 को एक साथ काटे, नहीं। यहां देखो ध्यान से, ऐसा कोई नंबर है जो 17 और 15 को एक साथ काटे, नहीं। लेकिन आप लोगों के मन में यह चल रहा होगा सर 15 को 3 काट रहा है, ठीक है, 3 काट रहा है, 5 काट रहा है, लेकिन क्या ये 3 और 5 17 को डिवाइड कर रहा है, नहीं। इसलिए 17 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, को प्राइम होगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं 25 और 27, ये भी नंबर को प्राइम है। क्यों, क्या 25 27 में कुछ भी कॉमन है, तो वो जो आपने समझा है कि दो प्राइम नंबर अगर एक साथ लिखेंगे तो वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम ऐसे दो नंबर एक साथ रखते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वो नंबर भी क्या कहलाएंगे, को प्राइम। 24 और 27, हाँ ये देखो ध्यान से, तब अब ये को प्राइम नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि 3 से कट जाएगा 8 बार और 3 से कट जाएगा। बस आपको इतना ही दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं, ऐसा समझना है आपको। तो 3 9 3 8 24, 3 9 27। अच्छा 24 27 नहीं होगा क्योंकि किससे कट रहा है, 3 से कट, लेकिन एक 22 27 नहीं होगा क्योंकि 22 27 में कुछ भी कॉमन, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर, इसमें कुछ भी कॉमन हो सकते हैं। अब आपको यहां से ये बात आपने समझ ली है, तो आपको बस इतना समझना है। थोड़ा सा मैं डिफिनेशन लिखा देता हूं, लिखिएगा यहां से, जो आपके पेपर में पूछी जाएगी वो लिखिएगा। दो दो सह अभाज्य संख्याओं में, दो सह अभाज्य संख्याओं में केवल एक वन उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होता है। केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होता है। इंग्लिश में लिखेंगे ओनली वन कॉमन फैक्टर, ओनली वन कॉमन फैक्टर फाउंड इन ओ प्राइम नंबर, ओनली वन थोड़ा सा मैं यहां पर इस चीज को ऐसे बताता हूं, इधर एक ध्यान से। जैसे यहां पर क्या था, जैसे 17 था, यहां पर कितना 23 था। अब इनके जरा फैक्टर करो आप। फैक्टर वो संख्याएं होती हैं दी गई संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं। तो 17 के कौन कौन से फैक्टर आएंगे, एक तो 1 आएगा और दूसरा क्या आएगा 17 आएगा। 23 के कौन से आएंगे, 1 आएगा और कितना आएगा 20। अब हमें निकालना दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एक ही तो कॉमन फैक्टर है, क्या है। इसीलिए सवाल आपसे भी मैं आगे लिख रहा हूं, क्या पूछेगा, ये कॉमन भी है और ये जो कॉमन है सबसे बड़ा भी है, तो इसी को बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब ये जो सवाल यहां से बनेगा वो क्या बनेगा वो समझा देते हैं आपको। जरा ये एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिएगा, 2 4 एग्जाम्पल लिखे ना अपने कॉपी में, और लिख लीजिएगा कि ताकि आप जब रिवीजन करें ना तो आपको रिमाइंड हो जाए कि क्या एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल जरूर लिख लिया करिए, अपने आप से भी 1 2 ऐड कर लिया करिए। ठीक है, अब यहां से एक ही सवाल बनता है एग्जाम में, वो क्या है वो आप लिखेंगे। लिखिएगा, दो सह अभाज्य, दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा यानी HCF, दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा कितना प्राप्त होता है। फाइंड द HCF ऑफ, फाइंड द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर, फाइंड द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर। तो आप बताइए दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा, एक होगा, अभी आपने देखा था ना, अभी आपने देखा HCF कितना होगा 1 होगा। अभी मैंने आपको नहीं समझाया था ऐसे, 17 और क्या लिया था आपने 23 लिया था। 17 के फैक्टर क्या थे 1 एंड 17, और 23 के क्या था 1। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या था 1, और ये कॉमन भी है और ये कॉमन सबसे बड़ा है, इसके अलावा कोई कॉमन ही नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे HCF। ठीक, चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं ना, समझ आ गया। तो यहां से मतलब बस इतना ही है। अब आपको पता है, अब आपको सहभाज्य संख्या में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ही GS की तरह फॉर्मेट है।
कंसेप्ट पढ़ो, सवाल देखो, कंसेप्ट सवाल, इसमें कोई नीड नहीं है आपकी प्रैक्टिस, क्या करोगे इसमें, इसमें और कोई सवाल ही नहीं है। तो बस आपको ऐसे जीएस के साथ इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है, इसमें कोई प्रैक्टिस की नीड नहीं है आपको। ठीक भाई, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन लिखिए। आगे लिखना है परफेक्ट नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। ठीक है, अभी के जो ट्रेंड है लगभग पिछले 4-5 साल से ये सवाल आना शुरू हुए हैं। आज के 4-5 साल पहले के पेपर जो कहीं सवाल ये नहीं आते थे। अब मैं वो चीजें करा देना जो अभी ट्रेंडिंग में लेटेस्ट स्टार्ट हुई, जो आपके पेपरों में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम में ये सवाल मिल रहे हैं। परफेक्ट नंबर परिपूर्ण संख्या, ये क्या है, तो आप पहले समझाते हैं आपको, तब समझिएगा इसको। जैसे हमने एक नंबर लिया है 6 और यहां लिया है 28। ठीक है, पहले समझ लीजिए, बाद में लिखा दूंगा आपको। ये क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर वो कहलाते हैं अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी नंबर के सभी फैक्टर्स, फैक्टर समझ रहे हैं गुणनखंड, अगर किसी नंबर के सभी फैक्टर्स का योग यानी सम उस संख्या के बराबर आ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, परफेक्ट। इसे किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग अगर उस संख्या के योग के बराबर हो तो उसे क्या कहा जाएगा, परफेक्ट नंबर। जरा देखिए, तो आप 6 के जरा फैक्टर मुझे बताइए, 1, 2, 3 और 6। जरा 1 के करिए। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, पहले इसको समझिए। अभी अभी मैंने एक डेफिनेशन बोला कि अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो तो हो जाए, लेकिन आप देख रहे हैं किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड या फैक्टर क्या होता है, स्वयं होती है। तो ये तो बात गलत होगी ना, कि जब अकेला इकलौता ही उसके बराबर है तो आगे के जो फैक्टर जोड़ेंगे वो ज्यादा हो जाएगा। तो रियल में इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग लेकिन स्वयं को शामिल, अगर योग उसके बराबर हो जाए तो हो जाए। अब देखो ध्यान से, अब जरा ऐड करिए आप, 3 to 5 + 1 कितना हो गया, आई बात समझ में, सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से देखिएगा, अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग ब्रैकेट में एक्सेप्ट इटसेल्फ, स्वयं को छोड़कर, योग अगर उस संख्या के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, परफेक्ट। ध्यान दो यहां पर, 3, 2, 5 और ये कितना हो गया, 6। अब जरा 28 को भी ऐसे देखो, 1, 2, जरा एक बार चेक करके बताओ, आप लोग चेक करके बताइए कि 28 है कि नहीं, एक बार चेक करिए जरा। सही चेक करिए। नहीं, किसी का नहीं आ रहा है। है भाई, चेक करो एक बार, है ये नंबर, एक बार चेक करो सही से, चेक करिए। अभी तो तभी आज सर आज ही से गायब हो जाएगा क्या, अभी तो आ रहा था। ऐसा ना हो कुछ ऐसी घटना आज घटेगी, आज के बाद आए नहीं। पूछ रहा हूँ इन लोगों को, बता रहा हूँ, तुरंत कमेंट करिए, कमेंट तो आता होगा ना आराम से। हाँ, कमेंट बोले
आप लोग पूछते रहिए अगर कोई दिक्कत है। हाँ कमेंट कर दिया क्या, तो हाँ, मैं देखता हूँ। आप अपना माइक ऑन करके बोल भी सकते हो। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे देखिए 1 2 फैक्टर सही होंगे तो निकलेंगे, तो ये हुआ 1 2 7, 7 के बाद 14, 14 के बाद, लेकिन 28 को शामिल नहीं करना। 4 नहीं लिया इसमें, 4 नहीं लिया आपने, 4 भी तो लो, 4 नहीं लिया आपने, है ना? फैक्टर निकाल लेना आपको तो 4 भी तो आएगा। 28 को नहीं लेना, देखो ध्यान से, ये देखो 7 आ गया, और 4 3 7 7 14 28 आ गया, है तो नंबर। 4 7 कितना होता है 28। गुणनखंड नहीं आता? नहीं, गुणनखंड देखिए, गुणनखंड में देखिए इसमें कुछ पढ़ाने की बात नहीं। जैसे गुणनखंड क्या है ना, जैसे मैं आपको जैसे 14 के बता दूंगा, 28 के बता दूंगा, और कहीं नंबर 35 आ गया, अच्छा देखो, नहीं मैं इतनी देर से बताऊं, फैक्टर मतलब बताता हूं, जो संख्या अभी मैंने बताया था 6 के फैक्टर निकालना है, तो ऐसी नंबर जो 6 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक, जो नंबर गुणनखंड मतलब क्या होता है, खंड, किसी संख्या के खंड, कोई गुणनखंड कहलाते हैं। लेकिन खंड ऐसा होना चाहिए जो उसी संख्या से मिल के बना हो। इधर देखो ध्यान से बता देते, इधर देखिए, जैसे 28 है, तो कभी किसी संख्या के गुणनखंड निकाला हो ना, तो ऐसे बचपन में आपने एलसीएम निकाला होगा। तो एलसीएम टीचर ने क्या सिखाया था कि छोटी से छोटी संख्या से काटना शुरू करो। तो कभी आपको गुणनखंड निकालना, कुछ मत करना, ऐसे निकालना। देखो सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा, कितना आएगा 14, 2 से कितना 7, समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम यहां पर एक क्या होती है वो समझना आप ध्यान से। आ गया 7 आ गया यहां पर, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी, यहां भी थोड़ा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जिससे हमने ये बता दिया, अब देखो यहां पर एक तो आ ही गया, देखो 1 आ गया, यहां से क्या आ गया 2 आ गया, और यहां से क्या आ गया 7 आ गया। लेकिन 2 से मिलके 2 4 बनता, 4 भी तो आएगा। तो ये जो प्रोसेस करेंगे तो सही सही आपको ना इसमें ना थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक दूसरी संख्या से गुणा करके भी तो फैक्टर बनता है। तो आप जब भी ऐसी चीज है तो क्या करना, ध्यान देना मेरी बात। जैसे 28 लिखा आपने, बस क्या करिएगा, सबसे पहले 1 से चलिएगा, 1, इसे 1 से पूछो, 1 डिवाइड कर रहा है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 लिखो, क्या 2 डिवाइड कर रहा है 2, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, 3 नहीं डिवाइड कर रहा है तो नहीं होगा। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 नहीं हो रहा है, 6 नहीं होगा 7। अब आप जानते हो, अब ध्यान देना, जब आप आधे पे पहुंच जाएं, अब अभी आधे पे नहीं पहुंचे आप 7, 7 के बाद कहां है 8 9 10 11 12 13 और 14, बस ध्यान देना। जैसे ही आधे पर आप पहुंच जाएंगे, जैसे ही ध्यान दो, जैसे ही आधे पर पहुंच जाएंगे आपको आगे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो भाई देखो इधर, ये हो गया, इसका ये भी क्या होगा परफेक्ट नंबर हो गया। अब देखो एक डिफरेंस लिख लो यहां पर छोटी सी, ठीक है, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों को ब्रैकेट में लिख देना, स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर, एक्सेप्ट इटसेल्फ, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों ब्रैकेट में स्वयं को छोड़कर का योग, उस संख्या के बराबर हो, संख्या के बराबर हो,
तो उन्हें परिपूर्ण संख्याएं कहा जाता है। उन्हें परिपूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इंग्लिश में सुनेंगे, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर ब्रैकेट में एक्सेप्ट इटसेल्फ इज इक्वल टू दैट वन, इज इक्वल टू दैट वन, नंबर कार्ड परफेक्ट नंबर। अब आप समझिएगा, यहां से ये तो आपने पढ़ लिया है, इसको एग्जाम के हिसाब से कैसे समझ रखना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, 6, दूसरा नंबर क्या है 28। अगर आपसे ये रीजनिंग में भी सवाल पूछा जा सकता है और मैथ में पूछा जा सकता है। कैसे? देखो ऐसे, तो ये बोलेगा ठीक, तो पूछेगा ये अगर ये सही है तो इस बेसिस पर कैलकुलेशन करके दूसरी संख्या कौन सी सही होगी। तो उसमें एक ही नंबर दिया गया, उसका नाम क्या होगा, 28 दिया होगा। क्या दिया होगा? 28 दिया होगा। क्योंकि आप जब 28 के फैक्टर लेंगे, कौन कौन से, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस, तो उसका भी वो कितना आ जाएगा। ठीक। अब आपके अगर मन में आया कि सर आज तक इस अगर तीसरी परफेक्ट नंबर खुदा तो क्या होगा। देखो आज तक 2018 तक टोटल 57 परफेक्ट नंबर खोजे जा चुके हैं। ये जो नंबर खोजे जाते हैं ये कंप्यूटर के द्वारा खोजे जाते हैं। तो आपको ज्यादा नहीं पता करनी, पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या क्या है 28 है, तीसरी संख्या है 400 कौन सी 96, 496। अब आगे 81 28 है, उससे मतलब नहीं, आपको 3 आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर कोई ऑप्शन बनाएगा इसमें से कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शन होते ना तो 3 आएंगे, चौथा आपको नहीं। तो आप पहली 6, दूसरी 28 और तीसरी क्या है 400 परफेक्ट नंबर है। ठीक है, बाकी हाँ, तो इन तीनों को आप बारी बारी से याद रखना। पहली क्या है 6, दूसरी क्या है 28, और आपका काम यही बन जाएगा। लेकिन चूंकि 4 ऑप्शन में होते हैं तो अभी के देखा गया कि 4 ऑप्शन में तो कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सी नहीं है, तो 3 दे देगा और एक अलग वाली दे देगा, तो आपको वो छांट लेंगे आराम से। हाँ नहीं इससे, हाँ तीनों रह सकते हैं ना, 4 ऑप्शन होंगे ना, तो एक ऑप्शन पहला ये हो गया, दूसरा ये रहेगा, तो आपको ये तो नहीं पूछेगा आपसे इसमें कि कौन सी है, ये पूछेगा कौन सी नहीं है। तो अगर पूछे कौन सी नहीं है तो 3 तो है, चौथी वाली आप, इससे अलावा कुछ नहीं, मोर देन सफिशिएंट है आपके पास। ये आपकी कौन सी होगी परफेक्ट संख्या होगी। ये लेटेस्ट ट्रेंड वाली चीजें हैं, तो पहले गणित में नहीं आती थी। हाँ तो 18 के बाद ये स्टार्ट हुई, क्योंकि 18 में जो सारी संख्याएं खोजी गई वो 18 तो लेटेस्ट है। इसके बाद आइए रामानुजन नंबर, रामानुजन नंबर ये बता देते हैं आपको। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आजकल सवाल चल रहा है। ठीक है, रामानुजन नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए श्रीनिवास रामानुजन का जन्म आप जानते हो, ये 1887 ईस्वी में इनका कोयम्बटूर में हुआ था। तो ये बहुत ही 20वीं शताब्दी के महान प्रतिभावान गणितज्ञ माने जाते हैं। इनका जन्म तो 19वीं शताब्दी में हुआ है, लेकिन इन्होंने जो गणित में वर्क किया है वो 20वीं शताब्दी में किया है। तो इन्होंने 31 साल की एज में इनका देहावसान हो जाता है, लेकिन 31 साल में इन्होंने लगभग 3000 थ्योरम बनाई हैं भारत देश में। ठीक है, आज भी विदेश के लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी, लेकिन उसमें एक जो इन्होंने नंबर इनके ऊपर विख्यात हुआ वो क्या है, उसको हम बोलते हैं रामानुजन नंबर। अब ये रामानुजन नंबर क्या है ध्यान दो, उसको बोला जाता है 1700 क्या है ये 1729 को क्या बोला जाता है रामानुजन नंबर। अब ये क्या है ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या है रामानुजन नंबर एक दिन क्या थे, ये बीमार पड़ गए ना, तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो ये लंदन में जब रिसर्च कर रहे थे प्रोफेसर हार्डी के साथ में, तो प्रोफेसर हार्डी इनसे मिलने के लिए आए थे कहां, हॉस्पिटल में। तो एक टैक्सी से आए थे और टैक्सी का नंबर क्या था 1729। तो प्रोफेसर हार्डी जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर करते हैं
वो प्रोफेसर वो रामानुजन से पूछते, रामानुजन एक नंबर है मेरे पास 1729, ये मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है। मतलब गणितज्ञ जो लोग होते हैं वो नंबर में भी ना कोई एक्टिंग खोजा करते हैं कि ये अच्छा लगे। तो ये नंबर मुझे बहुत ही खूबसूरत प्रकार का लग रहा है, इसमें कोई भी हमको कैलकुलेशन नजर नहीं आ रही। तो कहते हैं प्रोफेसर हार्डी अपनी बुक में कि इतना प्रतिभावान इंसान था, इसने मात्र 1 मिनट के लिए इस नंबर के बारे में सोचा, ओनली 1 मिनट, और एक निष्कर्ष निकाला। कहा प्रोफेसर हार्डी ये दुनिया का सबसे छोटा, सबसे पहला ऐसा खूबसूरत नंबर है, इसको हम 2 नंबर के क्यूब यानी 2 नंबर के घन के योग के रूप में लिख सकते हैं। प्रोफेसर हार्डी ने कैसे? तो कहा संभालो इधर बेटा, देखो कैसे। 1729 है, पहली कैटेगरी क्या है? इन्होंने कहा कि 1729 को 2 संख्याओं के घन के योग के रूप में लिख सकते हैं, सब आप 2 क्यूबिक नंबर। कैसे? कहा 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, मतलब 12 का क्यूब होता है 1728 और प्लस 1 का क्यूब 1, और 1700 कितना हो गया? सुना है? अभी आप समझ लीजिए, फिर मैं आप समझा रहा, इधर देखो ध्यान से, प्लस समझिए इधर। 1729 को कैसे रामानुजन ने बताया कि 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 12 का क्यूब होता है 1728, 1 का क्यूब होता है 1, तो इसको ऐड करोगे 1700 कितना आएगा? ये बताया किसने था? रामानुजन ने। इसलिए इसको कौन सा नंबर कहा जाता है? श्रीनिवास रामानुजन नंबर कहा, रामानुजन नंबर कहा जाता है। रामानुजन ने कहा प्रोफेसर हार्डी ठहरो, अभी जाना नहीं, अभी और बताते हैं। ऐसे लिख दिया। अब इसको एक प्रकार से और लिखा जा सकता है, ऐसे 10 का क्यूब कितना होता है और 9 का क्यूब। तो आप कहेंगे सर 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, प्लस 9 का क्यूब कितना होता है? 729, और यहां भी ऐड करोगे तो 1700 कितना आएगा? कुछ बात हमारी समझ पाए आप? मतलब एक ही याद रखना है आपको, एक पता है। फिर उन्होंने कहा इसी को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला प्रकार है 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और दूसरा प्रकार क्या है? 10 का क्यूब प्लस 9। तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा एग्जाम में? देखो, पहली बात, अगर 4 ऑप्शन दे दे और उसमें कहे कि इसमें से कौन सा रामानुजन नंबर है, तो आप 1729 को ढूंढ लेंगे। यही जिस ऑप्शन में 1729 लिखा होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन कहेगा किस रामानुजन नंबर को किस रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। तो मान लो 1729 लिखा है यहां पर आपने, अब कहेगा कि 1729 को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो जिस ऑप्शन में 12 का क्यूब 1 का क्यूब होगा यह ऑप्शन सही होगा, या क्या लिखा होगा? 10 का क्यूब प्लस। सिर्फ 2 ही ऐसे तरीके हैं जो आपसे पूछा जाएगा। और अगर कोई पूछे आपसे कि 21वीं शताब्दी का, हाँ इसमें से लेकिन एक बात आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखिए जरा, यहां पर नोट करके लिखिएगा आप। ठीक है, रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में कोयम्बटूर में हुआ था। इन्हें 20वीं इन्हें 20वीं शताब्दी का इन्हें 20वीं शताब्दी का महान गणितज्ञ इन्हें 20वीं शताब्दी का महान गणितज्ञ
अथवा अथवा जादूगर के नाम से जाना जाता है, वह जादूगर के नाम से जाना जाता है। देखिए 22 दिसंबर 22 दिसंबर को ही भारत देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह सवाल कई बार पूछा जाता है जीएस में। प्रत्येक 22 दिसंबर को भारत देश में राष्ट्रीय गणित दिवस है ना, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता। एक तो ये बात आप याद रखिएगा, एक तो आपको दूसरी वाली बात याद रखना। दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारी चीजें यहां से हो जाती है। संख्याओं के बारे में सारी चीजें क्या रखी, पढ़ रखी हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अब हम अगली कैटेगरी बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन में चलते हैं और आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले जब मैंने आपको स्टार्ट किया तो मैंने ये कहा था कि ध्यान दीजिएगा, जो सारे नंबर होते हैं उनको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो होते हैं रियल नंबर, एक तो होते हैं वास्तविक संख्याएं, और ये क्या होती हैं, काल्पनिक। ये कौन संख्या है, काल्पनिक संख्याएं। लेकिन काल्पनिक संख्याओं से आपका लेना देना नहीं है, ठीक है। काल्पनिक संख्याओं में सिर्फ आपको एक बात समझनी है कि काल्पनिक संख्याओं को आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। और आई मतलब होता है कोई इमेजिनरी नंबर। ये है रियल नंबर, इंग्लिश में देख लो भाई, ये है रियल नंबर और ये कौन से हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, आई मतलब इमेजिनरी यानी कोई काल्पनिक संख्या है। आप ध्यान दो, ज्यादा परेशान मत होना। अगर कोई सिर्फ एक ही बात याद रखना काल्पनिक संख्याओं के बारे में, अगर कोई नंबर रूट रूट समझ रहे हैं ना, अगर कोई नंबर रूट में माइनस में लिखा मिल जाए कभी, वही संख्या क्या होती है, काल्पनिक होती है। बस इतना याद रखना है। अगर कोई नंबर रूट में माइनस में लिखा हो तो वो क्या कहलाएगा, काल्पनिक कहलाएगा। और अगर हम रूट हटा दें तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, आई स्क्वायर माइनस कितना होता है। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दुनिया में ऐसी कोई नंबर ही आज तक नहीं बना है कि अगर उसका वर्क करो तो माइनस में आए। देखो कैसे, से 5 प्लस का है, इसका अगर वर्क करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 25 आएगा। अगर माइनस का कोई नंबर है, अगर इसका वर्क करोगे तब भी ये क्या होगा, तब भी तो प्लस का है ना, माइनस का नहीं आएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर हम किसी संख्या का भी वर्क करेंगे तो ध्यान दो वो कभी भी माइनस का आ ही नहीं सकता। यानी ये कल्पनाओं की दुनिया है, ये वास्तविक दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इससे इतने आपको समझना है कि अगर कोई संख्या माइनस में रूट में लिखी हो तो क्या है, काल्पनिक संख्या है। बाकी आपने सब क्या पढ़ रखा है, इधर देखो, बाकी सब आपने जो पढ़ा है हम लोग यहां पर समझ रहे हैं इन चीजों को। देखो वास्तविक संख्या क्या क्या है, पहली संख्या है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और ये क्या है, अपरिमेय। ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो ध्यान दो, अब हमें ये चीज पढ़ना है, आपको समझाना है कि परिमेय क्या होती है और क्या होती है। जो आप पढ़ रहे हैं वो सब वास्तविक है। इसको आपने इतना समझ लिया, जो संख्या रूट में माइनस में लिखी है उसे काल्पनिक कहते हैं। इसके अलावा सारी संख्याएं रियल नंबर है, वास्तविक हैं। वास्तविक के भी कितने पार्ट हैं, दो, एक है परिमेय और एक है अपरिमेय। अपरिमेय को भी एक लाइन में पढ़ लेना है, इसकी भी कहानी हो जाएगी खत्म। फिर कहानी पूरी किसकी बचती है, परिमेय। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या लिखते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो आप हिंट लगाएंगे परिमेय संख्याएं।
परिमेय रेशनल नंबर। अब ये आप क्या करिएगा, अपनी आप प्रीवियस नॉलेज का प्रयोग करके जो हम नंबर यहाँ लिख रहे हैं ना, आपको बताना है कौन कौन से रेशनल नंबर हैं, कौन कौन से नहीं है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा 0, 5, बस एक बात समझा देता तब आपको उसको फाइंड आउट करना है। परिमेय संख्या वो नंबर होते हैं जो आज तक आपने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है, ऐसे नंबर जो P बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं। द नंबर कैन बी फॉर्म्ड P बाई क्यू, यानी जो P बाई क्यू के रूप में फॉर्म किए जा रहे हो। अब P क्या है, जिसमें ये अंश है यानी न्यूमरेटर है, और ये क्या है डिनोमिनेटर यानी क्या है, मतलब ऐसी संख्या जिसको अंश हर के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब आपको इन एग्जाम्पल से दे करके हमको बताना है, ये बताना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। कमेंट भी कर दीजिएगा। यहां पर क्या है, इसको 1 मान लो, 1 2 3, या आप ये बता दो कौन कौन सी नहीं है। क्या चीज, अच्छा ये बता दो कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी नहीं बता रहे हैं आप लोग, कौन कौन सी नहीं है। सारी हैं, बताओ भाई। कैसे लिखना है, P बाई क्यू में लिखना है। देखो ध्यान से, अब आपको समझाते हैं। ये है 0, तो ये 0 है, क्या इसको हम, अच्छा हाँ, ये P बाई क्यू होना चाहिए, और Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 5.6, 5 6, 5 और 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी इधर से जो जवाब आया ऑनलाइन भाई, वो ये बता रहे हैं कि ये जो 2 नंबर रूट में लिखे हैं ये नहीं होंगे। हाँ रूट हट सकता है, तो जैसे रूट रहा होगा इसका मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 8। तो ए भी रही भिन्न, ए भी है, और 5 बटे में 1 लिख सकते हैं, ये रहा अंश ये रहा, तो ए भी सही है और ए भी सही है। बात समझा, दोनों है। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि हम 0 में 1 लगा सकते हैं, ये रहा अंश ये रहा हर, ये भी क्या है रेशनल नंबर। तो 0 एक परिमेय संख्या होती है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अंश तो 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहां देखो, यहां देखो 5, 5 में भी हम क्या लिख सकते हैं 1, ये रहा अंश ये रहा हर, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है एक परिमेय संख्या, ये भी क्या है परिमेय संख्या, तो ए भी परिमेय होगी। अच्छा 22/7 ए भी क्या है परिमेय, ये रहा अंश और ये रहा, ये डिनोमिनेटर ए भी हो गया, ए भी हो गया, ये भी हो गया, ये पहले से। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, देखो अभी आप पढ़ेंगे, जब किसी नंबर के ऊपर बार लगा होता है, तो हम जब ये बार हटाएंगे तो यहां पर कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, एक नंबर के ऊपर लगा है। जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता उतने नीचे क्या बढ़ा देते हैं, 9 बढ़ा देते हैं। तो ये बन जाएगा 7 बटे क्या, कैसे बनेगा अभी बाद में समझाएंगे आपको। जैसे जैसे यहां पर मैं ऐसे लिख देता, ध्यान देना, ऐसे मैं 2 नंबर के ऊपर बार लगा देता, तो हम जब इसके ऊपर से बार हटाएंगे तो नीचे कितने 9 आएंगे, ये रहा अंश ये रहा हर। ये कैसे होता है अभी डिटेल में जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन अभी आप ए भी हमारा क्या है, अच्छा यहां देखो, ये तो आपको पता ही है, यहां पर डेसिमल के कितना प्लेस है 3,
अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो लगाऊंगा, कितने लगाऊंगा, सबको पता है। ये रहा अंश और ये रहा। अब बताइए क्या बात समझ में आई? देखो समझने से पहले हमें अगर एग्जाम्पल से हम समझते हैं ज्यादा, अब हम जब डेफिनेशन लगाएंगे तो आपको ज्यादा चीज समझ में आ जाएंगी। ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया, अब बताओ कोई दिक्कत हो इसमें? ऑनलाइन वाले भी कमेंट कर दिया करें कि हाँ सर समझ में आ गया है, ठीक, कमेंट कर दिया करो फट से, तो हमारे पास पहुंच जाएगा, बता दूंगा। बात क्लियर है भाई? तो आप जरा एक लाइन लिखेगा, इसमें लिखेंगे जो नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं, जो नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, ऐसे लिखना, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q बराबर जीरो ना हो। q का मतलब यहां हर से ना हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें परिमेय संख्याएं। ठीक, एग्जाम्पल जरूर आप लिखिएगा अपने कॉपी में, एग्जाम्पल जरूर लिखना है आपको, सारे एग्जाम्पल लिख लेना है। ये सब एग्जाम्पल कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में पूछेंगे, वही सारे एग्जाम्पल हमने कैटेगरी वाइज यहाँ लिख दिए हैं। तो आपको परिमेय समझ में आ गया, तो अब आपको अपरिमेय भी आसानी समझ में आ जाएगा। इरेशनल हेडिंग लगाइएगा, आप परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या। अभी आपने क्या देखा था कि जो नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं वो क्या है, परिमेय। तो अब यहां पर क्या होगा, जो नंबर p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सकते वो क्या है, अपरिमेय। थोड़ा आपको और आसान कर देते हैं, इधर देखिए ध्यान से, जैसे मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूं, क्या देखिए, जैसे आपको इसमें दो मैंने सवाल दिए, ए और बी, इसमें बताइए कौन सा आपको परिमेय लग रहा है, कौन अपरिमेय लग रहा है, देख करके बताइए तो काम आसान हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर, अब यहां से हमें समझाने में थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। आप कहेंगे सर ये परिमेय है और ये अपरिमेय, ये रेशनल है और ये इरेशनल है। कैसे? कि हमें पता है ना इसमें डेसिमल का कितना प्लेस है, 4, इसमें दशमलव का 4 स्थान है, 1 2 3 और 4, तो जीरो कितने बढ़ा लें, ये रहा अंश और ये रहा हर। अब ध्यान देना, क्योंकि हमें आपको अपरिमेय समझाना है तो मैं यहां समझा सकता हूं कि जब मैं इसमें डेसिमल हटाने जाऊंगा, दशमलव हटाऊंगा, तो हमें यही नहीं पता, इसमें डॉट डॉट लगाना आगे, मुझे पता ही नहीं कि दशमलव का कितना स्थान है, तो मैं दशमलव हटाऊंगा कैसे, और दशमलव हटाऊंगा कैसे तो नीचे जीरो लगाऊंगा कैसे। इन हमें जब डेसिमल का प्लेस नहीं पता है तो हम नीचे जीरो नहीं बढ़ा सकते, यानी ये संख्याएं जो क्या हो जाएंगी, ये सारी की संख्याएं इरेशनल अपर में हो जाएंगी। अब आपके अंदर से यह आना चाहिए फिर संख्याएं सर बनती कैसे हैं, फिर कैसे बनती, ध्यान देना। अगर कोई नंबर रूट में लिखा हो और उसका वर्गमूल ना निकले, जैसे अब यहां देखो ध्यान से, ये संख्या क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने 4 लिखा ना, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो ऐसी संख्या कहां से मिलती है, ये संख्या कहां से मिलती है, यहां से, जिनका वर्गमूल निकलेगा वही तो पूर्ण होंगी, और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, इस कैटेगरी संख्याएं कहां से निकलेंगी, वो समझ में आ रहा है? यानी जिन संख्याओं का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकलता है वही संख्याएं रेशनल परिमेय कहलाती हैं, और जिन नंबर का वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय। इससे आसान तरीका नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। जिनका वर्गमूल निकला है, स्क्वायर रूट निकला है, वो सब किस कैटेगरी में आती हैं, रेशनल में, और जिनका ना निकले वो सब किस में आ जाती हैं,
तो आप कहेंगे सर किसका किसका नहीं निकल, अब आपको इतना समझाने के बाद आप स्वयं बना सकते हैं सर, ये बात आप स्वयं लिख सकते हैं, इसका नहीं निकलेगा। आप स्वयं लिख सकते हैं किसका, आप स्वयं लिख सकते हैं, आप स्वयं लिख सकते हैं, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। और इनका जब आप स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करेंगे कैलकुलेटर से तो वो दशमलव के रूप में निकलेगा। हाँ, वर्गमूल, क्यूब रूट नहीं, घनमूल नहीं, घनमूल तो 2 होगा, क्यूब रूट तो 2 होगा, लेकिन इसको स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे इसके तो ऐसे निकलेगा। देखो 8 को लिखेंगे 4 गुने कितना, स्क्वायर रूट निकाला ना आपको, तो स्क्वायर रूट जब निकालोगे आप 4 का कितना आ जाएगा 2, तो इसका रियल मान हो जाएगा 2 गुने √2, और √2 कितना होता है अपर में। तो आपको ये भी सवाल आता है कि एक परमेय संख्या को अपरमेय से गुना करोगे तो क्या आएगा, अपरमेय ही आएगा। ठीक, समझ की बात आपको। आगे आगे जब बढ़ते जाएंगे तो एक नंबर आएगा जो बहुत ही खास होगा, उसका नाम क्या है, नाम है पाई। क्या नाम है, अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा अभी, लेकिन आप पहले थोड़ा सा लिख लो अपने कॉपी में, एक लाइन लिखेगा, लिखेगा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। द नंबर कॉमा which cannot be written in the form of p/q, the number which cannot be written in the form of p/q called irrational number। जरा इनका मान भी, जरा इनका एक एग्जाम्पल लिखिएगा कॉपी में अपने, यहां से पाई तक लिखिए। ठीक, अभी मैंने बताया कि ये क्यों है, क्योंकि आप जो इनका पॉइंट में मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 1.4 ऐसे बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा अपने हाई स्कूल लेवल पे कि √3 का मान होता है 1.732 और ये बढ़ता ही रहता है। तो आपको कोई मान याद नहीं रखना, आपको ये समझ लेना है कि अगर कोई नंबर रूट में लिखा है और उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते तो वो नंबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है, किसी का याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे ये कहूंगा, जो आपसे सवाल पूछा जाता है कि पाई का मान क्या होता है, बताइए पाई का मान कितना होता है 22। तो अभी आपने यहां पर क्या लिखा है, और ये लिखा है आपने परिमेय, यहां तो आपने परिमेय में क्या लिखा है 22/7, और यहां आप कह रहे हैं कि सर पाई का मान कितना होता है 22/7। ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी ना, कि यही 22/7 आप वहां भी लिख रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये परिमेय भी हो या अपरिमेय भी हो। और यही सवाल पूछा जाता है, इसी में कंसेप्ट में जो लेचा है इस सवाल आपसे पूछा जाता है, बताइए कुछ समझ में आ रहा है। तो आपको हम समझा देते हैं, आज तक जो उनको बचपन से लेकर पढ़ाया गया कि पाई बराबर 22/7 होता है, ये गलत है, ये झूठ है। तो झूठ आपके सामने है कि नहीं, आपने यहां कहा, अब क्या ये ऐसा तो हो नहीं सकता ये परिमेय भी हो अपरिमेय हो, तो ये क्या है, गलत है। अब ये गलत क्यों हो गया, थोड़ा सा यहीं पर समझ लीजिए आप। ये जो पाई होता है ना, ये है क्या एक्चुअली में, पाई का काम क्या है, पाई है बाई, ये पाई का मान ये लगभग होता है, लगभग
कितना होता है, सही वैल्यू नहीं है। पहले तो हम आपको 22/7 समझाते हैं क्या है। आपसे कभी कोई पूछे कि पाई का मान का, तो ये बताना कि 22/7 के लिए हम पाई का मान यूज करते हैं, क्यों करते हैं थोड़ा समझिए। जैसे एक सर्कल है, तो देखो ध्यान दीजिएगा, किसी सर्कल में परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है। किसी सर्कल में लोग ये बताते हैं कि अगर पूरे भारत देश में अगर इंटरव्यू में गणित का कोई सवाल पूछे गए तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से सवाल है। तो आपसे कोई पूछे कि ये 22/7 क्या, तो आप क्या बताएंगे, परिधि और व्यास। किसी सर्कल की परिधि और व्यास का अनुपात कितना होता है, 22 अनुपात कितना होता है 7। इसका मतलब दैनिक जीवन में क्या है, जैसे जैसे कोई चीज आपको गोल बनानी, सर्कल का मतलब क्या है, गोल। अगर आपको कोई चीज गोल बनानी है ना, तो गोल वो तभी बनेगी जब उसकी बाहर की परिधि कितनी हो 22 और ये व्यास कितना हो 7। मतलब जैसे हमारे पास एक बड़ी सी रस्सी है, इतनी बड़ी रस्सी, हम उससे एक वृत्त बनाना चाह रहे हैं। तो वृत्त बनाने का एक ही सिद्धांत है, क्या, कि उसको ऐसे मोड़ें कि बाहर की परिधि 22 आ जाए और अंदर का कितना आ जाए। जिस थाली में आप खाना खाते हैं, थाली गोल है, वो गोल थाली तभी बनी होगी जब उसकी परिधि कितनी होगी 22। तो अब कहने का मतलब सिर्फ इतना समझिएगा, वैसे बहुत सारी बातें, इसमें सिर्फ इतना समझिए कि परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 होता है। अगर कोई चीज गोल बनानी तभी गोल बनेगी, इसीलिए इस अनुपात को रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि पाई का मान लगभग कितना होता है, ध्यान देना। अब कोई आपसे पाई का मान पूछे ना, तो आप बताना ये है पाई का मान। देखो ध्यान से, देखो ये है पाई का मान। ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये क्या है, ये क्या है, ये पाई का क्या है, ये रियल वैल्यू पाई की है। जब आप गूगल करेंगे तो ये रियल वैल्यू पाई की आएगी। अब अब आपसे अगर मैं पूछूं भी, आप बताएंगे, देखना, मैं पूछूं ये कहां से मान आया, ये जो मान मैंने लिखा है कहां से आया, तो आप तुरंत कहेंगे क्या, अभी देखना, आप तुरंत यही बोलेंगे। अभी देखो आपने बोला क्या, आपने कहा सर ऐसा करो, आप देखो, तो थोड़ा समझ लीजिए, ज्यादा नहीं समझना। इसमें 22 में 7 का भाग दोगे तो आंसर इतना आएगा। देखो, अगर आप 22 में 7 का अपने मोबाइल से भाग देंगे ना, तो इतना आएगा। ये निकलेगा, क्या निकलेगा, ये ऐसे भागेगा। अच्छा, मैच करके बताओ, क्या दोनों मान एक ही हैं, कुछ अलग अलग हैं। आप, मैंने कहा ये पाई का रियल वैल्यू है, जो बिल्कुल रियल नहीं, क्योंकि आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा ये कैसे है, तो आपने कहा सर 22 में 7 से डिवाइड कर दो तो ये मान आ जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं, रीचेक करके बताओ, क्या दोनों मान सेम है, कुछ बदलाव है, दोनों मान सेम। इसीलिए पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान ये है। अब लिख क्यों लेते हैं, इसलिए लिख लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के 2 स्थान तक दोनों के मान क्या रहते, सॉरी, दशमलव के 2 स्थान तक दोनों के मान क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पाई का लगभग नियर अबाउट मान कितना होता है, 22/7। क्लियर की बात, बस ये है। अब इसका इससे लेना नहीं। अब ये क्या है, ये भारत देश में क्या पूरी दुनिया में ये पाई की इतनी मोटी किताब आती है, इसमें पाई का सारा मान लिखा रहता है। तो जो इंसान पाई का सबसे ज्यादा मान याद रखता है ना, उसको मेमोरी किंग का खिताब दिया जाता है। तो इस समय पहले चाइना का एक बंदा था, कोई आंग चांग चू करके, उसने 7 घंटे तक पाई का मान सुनाया था। उसके बाद भारत देश के एक राजवीर मीना है, उन्होंने पाई का मान सुनाया 9 घंटे। इस समय खिताब उन्हीं के पास है।
खैर, तो आपको यही समझ लेना है, बस आपको नोट डाल के यहाँ से एक बात लिखनी है जो आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नोट लिखिएगा यहाँ पर, इन सारी बातों का जो निष्कर्ष है वो लिखिएगा। देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। समझ गया? एक सोलह लिख लीजिएगा, जाते जाते, है ना, एक सोलह लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखिए, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को आप इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा आपने? दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त। थोड़ा समझा देते, इधर लिखा जाए, तो यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 5। मैं आपसे पूछूं कि 3 और 5 के मध्य कितनी संख्याएं हैं, बता सकते हो? कौन? लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि कितने इंटीजर हैं, पूर्णांक कितने हैं, तो आप कहोगे एक, क्योंकि पूर्णांक तो एक ही है, लेकिन दशमलव बहुत से नंबर है, परिमेय बहुत से हैं, है ना। हमारी जिंदगी बीत सकती है, लेकिन हम 3 से 5 के बीच की यात्रा नहीं कवर कर सकते। हम लिखेंगे 3.1 और 1 में ही चलते रहे। मान लो आपको कोई आशीर्वाद दे दे कि वाला यात्रा पूरी भी हो जाए, तो इसके बाद क्या चालू होगा? 1 2 1 2 2 2। इसीलिए क्या कहा गया कि दो संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं? अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त। बात समझ गए? तो ये जो अभी आपका एपिसोड 2 दिनों ने खत्म किया है, इसमें से आप मान के चलिएगा कम से कम 2 सवाल आपको जरूर पूछे जाएंगे कहीं से भी। तो आप इनको बार बार, बस एक बार रिवीजन करना है, इसमें कोई प्रैक्टिस जैसी वाली बात है नहीं, बस आपको ऐसे ही पढ़ लेना है, रट लेना है चीज़ों को। रट का मतलब समझ लेना है, समझना तो समझा दिया है मैंने, तो 1-2 बार पढ़ लेना है। जो चीज़ नहीं आएगी वो बता दीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग आपको यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे, ठीक है, इकाई अंक, ठीक है। सबको समझ में आया है? ठीक है। और अब ऑनलाइन वाले क्या करें, मैं आपको टाइम दे दूंगा थोड़ा सा, अब आप पूछ लो, जो बात ना समझ में, मैं बैक भी आपको बता दूंगा। तो ऑनलाइन वालों को जो कोई बात कम समझ में आई, जहां भी दिक्कत है आप बता दो, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं आपको, ठीक है। कहीं पर भी कोई दिक्कत है आप पूछ लो। हर्षित भाई, हाँ बेटा बताइए जी। हाँ कृपया बताइए। लास्ट में जो बताया तो इंग्लिश में करते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला सुने सुने, मैं बता रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। हालांकि मैंने ये बोला है, आप लिखिएगा, मैंने ये बोला था, लिखिएगा, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर between टू रेशनल नंबर, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। बोलिए जल्दी से, समझ जी सर, थैंक यू। हो गया? और सब बताइए, बताओ चंद्रप्रकाश जी।
है सर। तो क्लास बंद की जाती है फिर। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जी सर थैंक यू। बंद किया जाए। ओके सर थैंक यू। ठीक भैया।